नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सट्रे। आज न्यूज का एक्सट्रे में आपको बताएंगे मुसलमान बरेली में होली मनाने पर धमकी दे रहे हैं, लाशें बिछाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन पर क्या एक्शन हुआ है आज आपको बताएंगे इनकी पूरी एक्सट्रे रिपोर्ट। इसके बाद आपको बताएंगे संभल में योगी आदित्यनाथ ने फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भेज दी हैं जिसमें है संगम का जल, लेकिन संगम के जल से संभल में क्या होगा, क्या तैयारी है, आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे खबर असद उद्दीन ओवैसी जो बार बार नया नया झूठ लेकर नए नए विवाद खड़े करते हैं, वो एक बार फिर वक्फ को लेकर सामने आ गए दर्शकों, और कैसे बरगलाया जा रहा है आज आपको ये भी दिखाएंगे। और आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता को एक ऐसी बात कह दी जिससे मंत्री जी फंस गए। सारी खबरें होंगी, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। और आज की सबसे पहली खबर, होली के रंगों से भाईजान चिढ़ गए तो धमकीबाजी पर उतारू हो गए दर्शकों। और दर्शकों ऐसी वैसी धमकी नहीं, कह रहे हैं कि भाई हम तो लाशें बिछा देंगे। और बड़ी बात क्या दर्शकों, आज से कुछ दिन बाद होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली पर गम, नफरत, ईर्ष्या भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का दिन होता है, जब लोग एक दूसरे से गिले शिकवे भूलकर इस तरह होली खेलते हैं, रंगों के सराबोर में डूब जाते हैं, दुश्मनी भूल जाते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये खुशियों के रंग उन्हें बर्दाश्त नहीं होते हैं, वो इनको भी नफरत से भरना चाहते हैं। वो शायद नहीं चाहते हैं कि समाज में एकता और सौहार्द का भाव आए, और इसलिए होली पर नफरती बोली बोली जा रही है। लेकिन आज सवाल ये कि आखिर क्यों नफरत की बोली होली पर बोली जा रही है। शांतिपूर्वक हमारा त्योहार मने, पुलिस सहयोग हमें सही से मिले। यहाँ पे इल्लीगल काम हो रहे हैं, ये इल्लीगल काम कर रहे हैं सब लोग। हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को, होली खेलने वालों को धमकी दिया है कि अगर होली खेलेंगे तो लाशें बिछा दी जाएगी। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दंगाइयों को मालूम है कि दंगा करोगे अब उल्टा टांग के जाओगे। और दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि अभी होली में 10 दिन बाकी हैं, लेकिन 10 दिन पहले से ही हिंदू त्योहारों को लेकर नफरत का जहर भरने की कोशिश शुरू हो गई है। हवाओं में होली के रंग अभी तो उड़ने भी शुरू नहीं हुए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी नफरती और जिहादी मानसिकता है कि वो हिंदू त्योहारों से इतने चिढ़ते हैं कि उसके पहले ही जहर घोलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्शकों कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ हिंदू युवक होली पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले थे और सिर्फ उसकी योजना ही बना रहे थे। उस योजना को शुरू ही किया था, लेकिन दूसरे समुदाय, कुछ लोग थे जो मुस्लिम समुदाय के थे, वो योजना को धरातल पर उतारने से पहले ही हिंदू युवकों को धमकी दे रहे हैं। और आरोप यह भी लग रहा है कि हिंदू लड़कों को धमकाया गया है, अगर इस बार होली मनाई तो लाशें बिछा देंगे। आप सोचिए ये कैसी मानसिकता है। लेकिन होली से पहले ये नफरत के रंग क्यों भरे जा रहे हैं, आज सवाल ये। बताया जा रहा है दर्शकों की हाजियापुर का इलाका, जहां पे लक्ष्मण, मुन्ना, शनि और आकाश रहते हैं, ये एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। शाम का वक्त था और वो होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की योजना बना रहे थे कि कैसे क्या करना है। इसी दौरान कौन कौन आया? आयान, सलमान, अमन और 3 और मुस्लिम युवक वहां पर पहुंचे। चारों हिंदू युवकों पर इन 6 मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि मुस्लिम युवकों ने जब हमला किया तो हिंदुओं को बुरी तरह से पीटा गया। मारपीट से भी जब इनका मन नहीं भरा तो हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दे दी। आरोपियों ने कहा कि अगर होली मनाई तो लाशें बिछा देंगे यहां पर। इस मारपीट के दौरान 3 हिंदू लड़कों को चोट आई है, और सोचिए आप, इसको लेकर बरेली में बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयान, सलमान, अमन, रेहान, भूरा, आलम, ये वो कट्टरपंथियों के नाम हैं
जो बरेली की फिजा में जहर घोलने की कोशिश में लगे हुए हैं और होली जैसे खुशी और रंगों के त्योहार को खून से लाल करने की धमकी दे रहे हैं। 10 दिन बाद सनातनियों का त्योहार होली मनाया जाएगा, जिसके लिए हर तरफ तैयारियों का दौर चल रहा है। बरेली में भी हिंदू संगठन इसी को लेकर योजना बना रहे थे, लेकिन ये बात इन जिहादियों को अच्छी नहीं लगी। आरोप है कि नफरती तत्वों ने न सिर्फ हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी, बल्कि होली मनाने पर लाशें बिछाने तक की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक हमारा त्योहार मने, पुलिस सहयोग हमें सही से मिले और खूब नाचे गाए, खुशी से त्योहार मनाए सारे लोग। हमारा देश सनातन से जुड़ा हुआ देश है और ये मूल्य हमारे ही सनातन धर्म के त्योहारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। यहाँ योगी शासन चल रहा है, यहाँ पे अगर आप सनातन को गाली देंगे तो आप जेल में जाएंगे, आपके बुलडोजर चलेगा। ये बंगाल या बांग्लादेश नहीं है, आपने जो कहा कर दिया, सीधा सा काम है। घर बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा, लाठी चलेगी, कचरे जाएंगे। ये योगी शासन है, इसलिए जो बोलते हैं ना सबकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुंह की मेहनत है केवल इनकी और कुछ नहीं है। बरेली का बारादरी थाने में आने वाला हजियापुर वो इलाका है जहां हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी रहती है, लेकिन इन सनातन विरोधियों को होली के त्योहार से कितनी नफरत है, इस मामले के सामने आने के बाद साफ हो गया है। धमकी के बाद पीड़ितों ने शिकायत पुलिस से की थी, तो पुलिस भी सांप्रदायिक मामला होने के चलते बचती दिखाई दी और सिर्फ आरोपियों के चालान कर दिए। ये जो होली को लेकर कमेंटबाजी है, इससे लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है। इनके खिलाफ प्रिवेंटिव भी 716 की कार्रवाई जारी है और ज़रूरत पड़ने पर उसके दिन भी इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि होली के दिन कोई विवाद होने की संभावना हो। धमकी और मारपीट की घटना के बाद हिंदुओं में आक्रोश है, तनाव के हालात हैं, लेकिन कुछ मजहबी ठेकेदार हैं जो सिर्फ शराबियों के बीच का विवाद बताकर असली विवाद को छिपाने में लगे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम सामने नहीं आता। कवाड़े का काम करने वाले शराब पी के आपस में शराबी लड़ते, कोई इशू ही नहीं है। उसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, जहां तक मेरी जानकारी है। शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाए। रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाए जैसे आज तक मनाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बरेली में जो कुछ हुआ, शायद इन नफरती तत्वों को ये मालूम नहीं कि इस प्रदेश में कानून का राज है। वो योगी सरकार ही है जो हर संप्रदाय और मजहब का आदर करती है, लेकिन प्रदेश की शांति को बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन भी होता है। बीजेपी ने ऐसे माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात देते हुए हिदायत दी। जिन्हें रमजान में रोजा रखना है वो रोजा रखे, इफ्तारी करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। होली खेलने में अगर कोई खलल डालेगा, रंगों के त्योहार को बदरंग करने का प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पर योगी सरकार बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। भारत में रहने वाले हिंदू कभी दूसरे धर्मों के त्योहार पर सवाल नहीं उठाते, तो फिर दूसरे मजहब के लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक्शन भी तगड़ा होगा और एक्शन हुआ तो फिर विक्टिम वाला कार्ड खेलने वाले मैदान में आ जाएंगे। किसी के त्योहार से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। उदाहरण ले लीजिए, प्रयागराज में 46 दिनों तक महाकुंभ चला, जिसका समापन हो गया है, लेकिन 46 दिन में 66 करोड़ सनातनी वहां पर पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, संगम में स्नान किया। लेकिन आपने कोई खबर ऐसी सुनी क्या दर्शक कि भाई भीड़ के कारण मुसलमानों को कोई परेशानी हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है, नमाज पढ़ने में कोई परेशानी हो गई? आपने सुना हो तो बताइए मुझे। नहीं सुना होगा दर्शकों आप, और इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई किसी और के त्योहार से दिक्कत क्यों। और प्रयागराज का आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं दर्शकों, एक बात बता दूं, प्रयागराज में 250 मस्जिद हैं। कितनी? 250, 250। और प्रयागराज में मुस्लिम आबादी जब हमने देखा तो 22% निकली दर्शक। लेकिन आपने कभी कोई खबर सुनी क्या कि हिंदुओं ने धर्म को लेकर माहौल बना दिया, कितनी मस्जिद क्यों खड़ी कर दी? कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। लेकिन बार बार हिंदू त्योहारों पर, शोभा यात्रा पर इस तरह की हरकत सवाल उठाती है, और इसलिए बरेली में हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों आखिर इनको टारगेट पर लिया जा रहा है, यह सवाल खड़ा होता है। लेकिन हमने बरेली में भी देखा भाई डेमोग्राफी क्या है। बरेली में हिंदू आबादी 58.58% है और बरेली में मुस्लिम आबादी कितनी है? 38.80। अब सवाल दर्शकों एक बहुत बड़ा है, एक जगह इतना बड़ा सनातनी समागम हुआ, आसानी से हो गया, तो फिर जहां पर हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, 58% है, फिर वहां हिंदू त्योहार
क्यों नहीं मनाने दिए जा रहे, क्यों उसमें खलल डाला जा रहा है, इसको लेकर धर्मगुरु और विश्व हिंदू परिषद भी बयान दे रहा है। सुनिए जरा। बरेली में जिस प्रकार से कट्टरपंथी जिहादियों ने हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को, होली खेलने वालों को धमकी दिया है कि अगर होली खेलेंगे तो लाशें बिछा दी जाएगी, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ताकि इनको सबक मिले कि ये देश भारत है, हिंदू जाग चुका है। होली पर हमला करने को तैयार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने शुरुआत बाबा भोलेनाथ की उस महाशिवरात्रि से ही कर दी। बरेली के अंदर तो उन उलेमाओं ने और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने होली को लेकर के जान से मारने की और लाशें बिछाने की और यहां तक कि खूनी होली खेलने की धमकी दे डाली। अब ऐसे में हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए क्या करे? सुना दर्शकों आपने। अब कट्टरपंथी बेशक हिंदू त्योहारों पर जहर घोलने का काम करते हैं। होली आई है तो उससे पहले कट्टरपंथियों ने होली के त्योहार को फीका करने की तैयारी कर ली है। लेकिन ये कट्टरपंथी नहीं जानते हैं कि ये जो मुगल दिख रहे हैं ना आपको, इनके लिए बड़े सम्माननीय इबादत करते हैं। ये मुगल आक्रांता भारत में आए, शाहजहां, बाबर, इन्होंने भी होली खेली थी, ऐसा हमें किताबों में मिला है दर्शकों। ये होली खेलने के शौकीन थे। तो आज इतिहास के पन्नों में क्या है वो भी आपको बता देता हूं ताकि इन लोगों को समझ आ जाए। अकबर को भी होली पसंद थी। आईने अकबरी में अब्दुल फजल ने लिखा है, बादशाह अकबर को होली खेलने का शौक था। साल भर दूर दूर तक रंग फेंकने के लिए तमाम चीजों का इंतजाम किया जाता और होली के दिन अकबर किले से बाहर आते, आम लोगों के साथ होली खेला करते थे। ये तो बात रही अकबर की। लेकिन हमने कहा कि भाई ऐसे और भी शासक होंगे, तो हमने और पन्ने पलटे तो हमें जहांगीर की कहानी मिली दर्शकों। जहांगीर को भी होली पसंद थी। जहांगीर होली खेलने का जिक्र हमें मिलता है तज़क्के जहांगीर में। होली का जिक्र मिला वहां पर। जहांगीर होली पर महफिलों का आयोजन करता था। लाल किले के झरोखे से लोगों को होली खेलते देखता भी था और इन्हीं के दौर में होली को पानी की बौछार नाम भी दिया गया दर्शक। अब आप सोचिए और भी ऐसे शासक आए हैं जिसमें से शाहजहां का भी हमें किस्सा मिला। शाहजहां को भी होली खूब पसंद थी। दिल्ली में जहां राजघाट है इस समय, वहां पर होली खेली जाती थी दर्शकों। यहां पर शाहजहां आम लोगों के साथ होली खेलते थे। और इतना ही नहीं दर्शकों, और भी ऐसे मुगल शासक मिले जो अभी होली के त्योहार से आज जो चिढ़ रहे हैं, उन्हें बता देता हूं कि बहादुर शाह जफर ये भी होली के शौकीन थे। होली को हर मजहब का त्योहार मानते थे। होली को लाल किले का उत्सव भी बताया। जफर के दौर में होली पर खूब इंतजाम भी किए गए। जो टेसू के फूल होते हैं ना दर्शकों, आसपास आप देखते होंगे शहरों में, घरों में, बादशाह उसी से रंग बनाते थे। बेगम और आम लोग उसी से होली खेलते थे। जफर के लिखे होली के गीत को होरी नाम दिया गया है। जफर का लिखा एक होरी गीत है, बेहद प्रचलित है। क्यों मुंह पे रंग की मारी पिचकारी खूब गाया जाता है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि ऐसे कई हमें किस्से मिले, लेकिन कई लोगों को आज भी तकलीफ होती है। तो आपको अवध का किस्सा भी सुना देता हूं। जिन लोगों को तकलीफ हो रही ना होली के रंग से, वो देख लें। आज होली की तैयारी पर करोड़ों रुपए खर्च करते थे अवध के नवाब। अवध की होली इसे कहा जाता है और होली के लिए अलग से रंग बनाए जाते थे। लाल टेसू का फबल काफी था और फूलों को उबालकर भरा जाता था हौदों में। हरम में भी पानी के बजाय रंग भरे जाते थे। बादशाह पहले बेगम फिर आम लोगों के साथ होली खेलते थे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, कई लोगों को आज दिक्कत हो रही है, तो इन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। होली प्यार का त्योहार है। सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्योहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्योहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस तरीके की अगर जो है धमकी दी जा रही है तो पहले जांच करी जाए और जांच में जो पुलिस का जो निर्णय है वो लिया जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र मुल्क है हिंदुस्तान। यहाँ हर इंसान को, हर शहरी को अपने अपने मजहब की आजादी है। हमें प्रशासन पे भरोसा है कि वो इस बात की जांच करें। जांच करने के बाद जो इसमें जो है निकले, अगर ये सही बात है तो प्रशासन खुद ही इस चीज को जो डील कर लेगा। अगर गलत बात है, जिसने गलत बातें फैलाई हैं, प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे।
तो बरेली के धमकीबाजों से कहना चाहता हूं, समझ जाइए, योगी सरकार है, फिर कार्रवाई होगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों कह रहा हूं दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं। महाकुंभ तो खत्म हो गया है दर्शकों, लेकिन जो संगम का पवित्र जल है वो संभल पहुंच गया है, और संभल पहुंचाया जा रहा है। तो क्यों पहुंचाया जा रहा है, पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। महाकुंभ भी लोगों के लिए बड़ी आस्था का विषय था दर्शकों, और ये आस्था बढ़ती जा रही है। अब लोग बड़े उत्साहित थे, जो लोग नहीं जा पाए हैं उन्हें दुख है कि हम नहीं जा पाए हैं। तन मन आस्था को शुद्ध कर रहा था महाकुंभ, और एक अनुभूति थी, अब ये खत्म हो चुका है दर्शकों। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में हर सनातनी जाना चाहता था, कई लोग रह गए हैं। इसी इच्छा का नतीजा है 66 करोड़ लोग पहुंचे, कुछ लोग अभी भी रह गए, लेकिन इतना उत्साह था कि आंकड़ा 66 करोड़ पहुंच गया दर्शकों। छुट्टी थी या नहीं थी, वीकेंड पर कितने लोग गए, जाम था, लेकिन आप सोचिए धर्म को लेकर लोग इतने आशावान थे, इतने आस्थावान थे कि इतने ट्रैफिक में भी वो पहुंचे, और हर सनातनी महाकुंभ के लिए चल दिया, ट्रेन से, फ्लाइट से, कार से, जहां जगह मिली पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका निश्चय था कि पूरा करना है, और कोई उसे रोक नहीं पाया, और वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो संगम नहीं जा पाए, और मन में उनके दुख है कि भाई डुबकी तो नहीं लगा पाए। अब महाकुंभ खत्म होने के बाद प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने कई लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके लिए घर बैठे बिठाए शुद्धिकरण का मौका योगी सरकार दे रही है। योगी सरकार ने इसके लिए दर्शकों एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है वो फैसला, आइए जरा दिखा देता हूं। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने फैसला किया है, लोगों तक संगम का जल पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फायर ब्रिगेड विभाग की पहल सामने आई है। जो लोग कुंभ नहीं गए हैं उन तक संगम का जल, त्रिवेणी का जल, गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। पहले फेज में 21 जिलों में संगम का जल पहुंचाया जा रहा है दर्शकों, और धार्मिक महत्व रखने वाले जिलों में संगम जल भेजा जा रहा है। उद्देश्य क्या है, हर व्यक्ति तक संगम का जल पहुंचे और वो पवित्रता से स्नान कर पाए। अब आप सोचिए दर्शकों, इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिया, और उधर महाकुंभ में अपनी सेवाएं दे रही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, प्रयागराज में अलग अलग जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं, और फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। संगम का जल भरना इस तरह से भरा जा रहा है, देखिए जरा। प्रशासन और फायर विभाग के अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं, खड़े होकर लंबे लंबे पाइप के जरिए गाड़ियों में जल भर रहे हैं, और इसके बाद लाइन से सभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपने अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। धार्मिक महत्व वाले जो जिले हैं वहां पर ये गाड़ियां पहुंचेंगी, और महाकुंभ में जो डुबकी नहीं लगा पाए हैं वो इन तस्वीरों को देख लें, क्योंकि आपके घर तक भी जल आएगा। लेकिन दर्शकों, साल 2003 में आपको याद है ना, एक फिल्म आई थी, एक्टर अजय देवगन थे उसमें, फिल्म का नाम था गंगा जल, और इस फिल्म का एक डायलॉग था, याद है आपको, गंगा जल सब पवित्र कर देगा, सब पवित्र कर देंगे गंगा जल से। कुछ इसी तरह की मुहिम है यूपी सरकार की दर्शकों, सबको पवित्र करने की। प्रयागराज से संगम का जल लेकर गाड़ियां संभल पहुंच गई हैं। ये संभल तस्वीर देख रहे हैं ना, जहां पर अभी हिंसा हुई थी वहां पर यह संगम का जल पहुंचेगा। दंगाइयों की सर्जरी एक तरफ संभल में चल रही है, कार्तिकेय मंदिर खुल चुका है, सनातन के साक्ष्य रोजाना बाहर निकल रहे हैं। 24 नवंबर को जो दंगा भड़का था उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, जो दोषी हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, शुद्धिकरण के लिए संगम का जल संभल पहुंच रहा है दर्शकों, ताकि वो संभल जो हिंसा की आग में था वहां सब कुछ मंगल हो, वहां सब कुछ शुभ हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी जैसा कोई नहीं, ये यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक महंत के साथ ही एक राजनेता का धर्म भी पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। अभी तक एक महंत के तौर पर प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी पर्व कहा जाने वाला महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन कराया, जिसमें 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने बिना भेदभाव के स्नान कर पुण्य लाभ कमाए। अब जो लोग महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा पाए उनके मन में पछतावा है, लेकिन उस पछतावे को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर निकाला और 21 जिलों तक जल पहुंचाने का फैसला किया।
जिसमें सबसे पहला नंबर आया संभल का। वो संभल जहां 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर खुला और अब संगम के जल से उस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। प्रयागराज से संभल पहुंची पवित्र जल को लेकर दमकल विभाग की गाड़ी संभल पहुंच रही है। तस्वीरें आप देखेंगे, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 700 लीटर संगम का पवित्र जल है। अब उस जल को लेकर जो गाड़ी है वो प्रयागराज से निकली थी, अब संभल पहुंच गई है। संभल पहुंचने के बाद तमाम जो तीर्थ स्थल है, जो कुंड है, वहां पर अब इस जल को डाला जाएगा ताकि वो लोग उसका फायदा उठा सके जो किसी कारणवश महाकुंभ जो है वो नहीं पहुंच सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 700 लीटर जल लेकर संभल पहुंची। अभी एक गाड़ी जिसमें करीब 2000 लीटर संगम जल होगा वो जल्द ही पहुंचने वाली है और ये जल संभल के अलग अलग तीर्थ स्थानों पर मौजूद कुंडों में डाला जाएगा। प्रयागराज जी से जो ये संगम का, त्रिवेणी संगम का जो जल यहाँ आ रहा है, ये संभल का सौभाग्य है। संभल जहाँ कल की अवतार होना है वहाँ जल आ रहा है और प्रथम बार यहाँ पर आ रहा है। उससे जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर जो जाने से वंचित रह गए हैं वो लोग उस जल से स्नान करेंगे। इसी की बात है, हमारे संभल वालों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि यहाँ जो लोग इलाहाबाद नहीं जा पाए उन्हें यहाँ त्रिवेणी के जल के संगम के दर्शन हो पाएंगे और जल से वो स्नान भी कर पाएंगे। महाकुंभ का त्रिवेणी का जो जल इस पावन धरती पर वंश गोपाल की कुंड में और जो जगह जगह डाले जा रहे हैं, वाकई में ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा कार्य है, पुनीत कार्य है। त्रिवेणी का जल अभी तो संभल पहुंचा है, अभी तो ये शुरुआत है। जल्द ही अलग अलग जिलों में भी ये जल पहुंचने वाला है और महाकुंभ ना जाने वाले योगी सरकार के इस कदम से खुश हैं, क्योंकि योगी सरकार ने वो कर दिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अब दर्शकों, एक बड़ी बात, त्रिवेणी से गंगा जल आ गया है, तो क्या तैयारी है दिखा देता हूं आपको। दमकल विभाग की गाड़ियों में 700 लीटर त्रिवेणी का जल पहुंचा है संभल, और संभल के तीर्थ क्षेत्र जितने भी हैं वहां कुंड मौजूद हैं, उन्हीं कुंडों में यह जल डाला जाएगा। जल को प्रयागराज ना जाने वाले श्रद्धालु ग्रहण कर सकते हैं। एक दूसरी गाड़ी भी प्रयागराज से संभल की ओर निकली है। दमकल की इस गाड़ी में करीब 2000 लीटर जल आज देर रात या कल सुबह तक संभल पहुंच जाएगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, सब पवित्र करने की तैयारी की जा रही है दर्शकों। और प्रयागराज का संगम से जल जो पहुंचा है, दमकल की गाड़ियां लेकर पहुंची हैं संभल, वो तस्वीर तो हमने दिखा दी। दूसरी गाड़ी भी कुछ घंटे बाद पहुंच जाएगी, 700 लीटर जल लेकर वहां पहुंचेगी और उसके जल को सबसे पहले संभल के श्रीवंश गोपाल कल्की धाम के कुंड में डाला जाएगा। इसके बाद दूसरे और कुंडों में भी जल डाला जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए जल डाला जाएगा दर्शकों। और ये जो आज जल डाला गया है वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, संभल के शुद्धिकरण की तस्वीर है दर्शकों। हमारे सहयोगी वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जतिन शर्मा, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 700 लीटर संगम का पवित्र जल है। संभल पहुंचने के बाद तमाम जो तीर्थ स्थल है, जो कुंड है, वहां पर अब इस जल को डाला जाएगा ताकि वो लोग उसका फायदा उठा सके जो किसी कारणवश महाकुंभ जो है वो नहीं पहुंच सके। कुंभ की व्यवस्थाओं को देखते हुए इस गाड़ी को संभल से डिप्लॉय किया गया था। जानकारी ये मिल रही है कि आज एक गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और जो दूसरी गाड़ी है वो आज रात तक या कल सुबह तक वो गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। संगम का जल संभल पहुंचने पर संभल के एसडीएम का कहना है कि यह योगी सरकार की पहल है और ये उन लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए है जो किसी कारणवश महाकुंभ में नहीं जा पाए, आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसडीएम ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो वृद्ध थे, वो चाहते थे कि वो जाएं महाकुंभ में और वहाँ उसका लाभ प्राप्त करें, लेकिन वो इतने वृद्ध थे कि उनको भेजने के लिए उनके परिवार वालों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत अशक्त हैं, अगर इनको यहीं जल प्राप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसका संज्ञान लिया गया शासन के द्वारा। अभी यहाँ से हम लोग नीमसार तीर्थ चलेंगे, बाबा क्षेमनाथ के यहाँ जो कुंड है वहाँ पर भी इस जल को प्रवाहित किया जाएगा ताकि वहाँ के भी जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इसका पूरे लाभ मिल सके। और संगम का जल हर जिले तक पहुंचने का काम जितनी तेजी से किया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा खुशी उन श्रद्धालुओं के चेहरे पर देखने को मिल रही है। जो लोग नहीं जा पाए उनकी जुबान पर भी यही आ रहा है, और जो लोग नहीं जा पाए थे उन्हें मलाल था एक कि भाई नहीं जा पाए, तो योगी सरकार आपके लिए ये पहल कर रही है और सबसे पहले इन लोगों की खुशी भी देखने को मिल रही है
संभल में संगम का पवित्र जल पहुंचने पर भक्तों में उत्साह है। लोगों का कहना है कि वो कुंभ में किसी तरह नहीं पहुंच पाए, कोशिश जरूर की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फैसले से उन्हें खुशी है कि संगम का जल उनके क्षेत्र में पहुंच गया। सुनिए जरा भक्त क्या कह रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, हमारे संभल वालों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि यहाँ जो लोग इलाहाबाद नहीं जा पाए उन्हें यहाँ त्रिवेणी के जल के संगम के दर्शन हो पाएंगे और जल से वो स्नान भी कर पाएंगे। ये जो 68 तीर्थ जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हैं, उनके जल यहाँ पर लाया गया था। आज उसी श्रृंखला में ही महाकुंभ का त्रिवेणी का जो जल जगह जगह डाले जा रहे हैं, वाकई में ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। पुण्य प्राप्त करवाने के लिए उन्होंने वही कार्य किया है जो एक जनमानस सोच भी नहीं सकता, और उसके लिए हम योगी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक खबर आई है असदुद्दीन ओवैसी की। जब जब वक्फ का जिक्र आता है तब तब असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि सियासत की दुनिया में ये वो नाम है जिनके साथ साथ विवाद चलता रहता है। और यहां मैं ये बोलने से भी पीछे नहीं हट रहा हूं दर्शकों आज कि विवाद के साथ असदुद्दीन ओवैसी चलते हैं। जहां ये जाते हैं विवाद खुद ब खुद जन्म ले लेता है। भड़काऊ बयान तो इनके आपने सुने ही हैं। मुद्दा कोई भी हो, प्रोपेगेंडा एक ही रहता है कि भाई सरकार को निशाने पर ले लेंगे, मुसलमानों के रहनुमा बन जाएंगे। और बीजेपी सरकार जो भी फैसला लेती है उस पर ये मुसलमानों का विक्टिम कार्ड खेलते हैं और घेरते हैं। अब एक और नया विवाद सुर्खियां बटोर रहा है दर्शकों। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर ऐसा ही कुछ कर दिया है। ओवैसी ने फिर दो ऐसे कानूनों पर बीजेपी सरकार को घेरा जो इस सरकार में तमाम लड़ाई के बाद लागू होने वाले हैं या फिर हो गए। ये कौन से कानून है, आइए दिखाता हूं आपको। पहला तो आपको याद है ना, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और इस बिल पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कानून जो यूसीसी बना है वो देश को कमजोर करेगा। ये तो बात हुई पहले की। अब दूसरा क्या, वक्फ संशोधन बिल। जो बिल बजट सत्र आने वाला है अभी 10 मार्च से, दूसरा बचा हुआ दूसरा भाग उसमें पेश किया जा सकता है। उसे लेकर ओवैसी साहब की तकलीफें इस कदर बढ़ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा। उनकी भाषा शैली लगातार बदलती जा रही है और उसमें भी साफ साफ नजर आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को सियासत करना है और विक्टिम प्ले करना है। रिपोर्ट देखिए। संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे को हटाने और वक्फ को असीमित ताकतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई, लेकिन विपक्ष के विरोध और मुस्लिम संगठनों की मांग पर इसे जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी में विपक्ष के कई नेताओं को सदस्य बनाया गया और पूरे देश में संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों, मौलानाओं और समाज के सम्मानित लोगों की राय और विचार लिए गए। अब बजट सत्र के दूसरे चरण यानी कि 10 मार्च से 4 अप्रैल के बीच वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हो सकता है। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि संशोधन बिल को पास कराने में सरकार को काफी मदद मिलेगी, लेकिन बिल लाने से पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने घोषणा की कि 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी और वक्फ की दादागिरी को जारी रखा जाएगा। जेपीसी के सदस्य रहे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया है। भड़काने के लिए इस बार भी मस्जिदों का सहारा लिया जा रहा है। मुसलमानों को डराया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार मुस्लिम विरोधी है। कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। मुसलमानों को भड़काते भड़काते ओवैसी की जुबान पर असली डर आ गया। ओवैसी समेत कई मौलानाओं को यह डर है कि जिस वक्फ पर अभी तक कुछ खास लोगों का कब्जा था उसमें जिला अधिकारी की निगरानी बढ़ जाएगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, जो ओवैसी जैसे नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कलेक्टर को इतना पावर दे देंगे
कलेक्टर ये डिसाइड करेगा, फैसला करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी या नहीं। लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में ये सिखाया जाता है कानून के हासिल करने वालों के कि कोई भी अपने फैसले में जज नहीं हो सकता। कलेक्टर फरीक है, कलेक्टर फैसला करेगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये। अगर कलेक्टर पार्लियामेंट की सामने की मस्जिद कहेगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड दिल्ली को म्यूटेशन करो, ये वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, किस्सा खत्म। नोटिस लगा देंगे दिस इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। वो है वो 123 प्रॉपर्टीज में, वो भी मस्जिद भी उसमें आती है। वक्फ बोर्ड संसद से लेकर कुंभ की जमीन पर अपना दावा ठोक देता है तो ओवैसी जैसे नेताओं की जुबान सिल जाती है। लेकिन अगर वक्फ की मनमानी रोकने के लिए कलेक्टर की निगरानी लगा जाए तो इनको परेशानी होने लगती है। वक्फ संशोधन बिल में यह प्रावधान किया जा रहा है कि वक्फ के दावे से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिस संपत्ति पर दावा किया है उसके मालिकाना हक के दस्तावेज दिखाने होंगे। लेकिन ओवैसी जैसे लोग अपनी तकरीर को सही साबित करने के लिए अनर्गल बयानबाजी से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि पोर्टल पे चढ़ाओ, 6 महीने में नहीं चढ़ाएंगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं और तुमको टाइटल दिखाना पड़ेगा। मोदी जी आप अपनी डिग्री दिखाने के लिए इतना डरते हैं, आपकी डिग्री दिखाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर गवर्नमेंट का वकील बोलता है हम खाली कोर्ट को दिखाएंगे, मेरे को नहीं दिखाएंगे। मेरा वक्फा यूजर आप छीन रहे हैं, अपनी डिग्री को भारत की जनता के सामने नहीं रख रहे। अरे कैसे फकीर आप हैं। विपक्ष और ओवैसी को सिर्फ वक्फ संशोधन बिल ही नहीं, उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी परेशानी है। लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए यूसीसी लाए जाने से ओवैसी इतने खफा हैं कि मध्य प्रदेश के लव जिहाद की वकालत करने लगे। और आप लव जिहाद के नाम पर कानून बना रहे हैं। भारत में यूसीसी है, क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये एक्ट है यहां पर। इंडियन अडॉप्शन एक्ट ये है, यूसीसी है ये। आप बोल रहे नहीं। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान एक हिंदू बच्ची को लेकर शादी करने गया, उसका जमीर बोला शादी करना चाह रहा, गया उन्हें पीट पीट के मारे बच्चे को, कपड़े फाड़ दिए उसके। ये यूसीसी होगा। ओवैसी उस वक्फ बोर्ड और शरिया कानून की वकालत तक कर रहे हैं जिसे कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए मजबूती दी। संविधान की धाराओं में अपने हिसाब से बदलाव तक कर दिया। वक्फ को इतना बड़ा बना दिया कि आज वो निरंकुश हो गया है। केंद्र सरकार संवैधानिक तरीके से संसद के जरिए संशोधन बिल ला रही है तो विपक्ष समेत तुष्टीकरण का चोला ओढ़ने वालों का परेशान होना लाजमी है। देखा दर्शकों आपने, और ये विवाद धीरे धीरे जैसे जैसे 10 मार्च की तारीख करीब आएगी बढ़ता जाएगा। बहरहाल आज खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जहां नेताजी की जबान फिसल गई, इसलिए हम कह रहे हैं नेताजी जरा संभल कर। और इस समाज की सबसे बड़ी एक दुविधा हो गई है, जो जनता नेताओं को चुनकर सदन तक पहुंचाती है उसी जनता को ये प्रतिनिधि भिखारी की श्रेणी में डालने से गुरेज नहीं करते। जब वोट चाहिए होते हैं तो अपने अगले 5 साल संवारने के लिए वोट का खाली कटोरा लेकर जनता के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। महिलाएं इन्हें माता बहनें नजर आती हैं, लेकिन बारी जब उन्हीं माताओं बहनों की आती है, उसी जनता को सुनने की आती है, सेवा की आती है, उनकी समस्याओं को सुलझाने की आती है, तो ये सो कॉल्ड नेताजी अपनी जनता को भिखारी बना देते हैं, भीख मांगने जैसा शर्मनाक बयान दे देते हैं। और इनकी तस्वीर दिखा रहा हूं, यह है मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रहे पहले, प्रहलाद पटेल। उनका एक बयान सामने आया है, पहले सुनिए मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्या कह दिया। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी नेता को जनता के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको चुनकर भेजा है, एक नहीं कई बार भेजा है। उसके लिए आप ऐसे शब्द बोलेंगे, आपका फर्ज है उनका काम करना। और मंत्री प्रहलाद पटेल के इस शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे एक बड़ी वजह है, जनता को अपंग बनने से बचाना। वो चाहते हैं बचें,
क्योंकि चुनाव में आपको पता है कोई भी पार्टी आती है, फ्री का रेवड़ी कल्चर वाला खुमार उन पर लग गया है और वही जनता के सामने परोसते हैं। इसी के चलते लोग फ्री के चक्कर में पड़ गए हैं। और मंत्री प्रहलाद पटेल भी कह रहे हैं कि अगर अच्छे समाज का निर्माण करना है तो ये मांगना और इसकी आदत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे समाज को कमजोर करती है। लेकिन दर्शकों, राजनीति का रेवड़ी कल्चर बड़ा चिंता का विषय बन गया है। चुनावों में रेवड़ी कल्चर का प्रचलन शुरू हो गया है। हर पार्टियां फ्री की रेवड़ी बांटने में लगी हुई है। महिलाओं से युवाओं तक योजना के जरिए पैसे दिए जा रहे हैं। फ्री योजना से असली मुद्दे गुम हो जाते हैं, ये मानिए आप। देश विकास की रफ्तार में पिछड़ जाता है, इसलिए फ्री से आपको परहेज करना चाहिए। मंत्री जी का आगे का बयान क्या है वो भी आपको सुनवा देता हूं। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया तो दर्शकों, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं की और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया उमंग सिंघार ने। कांग्रेस की सरकार कई जगह पर है, कई राज्यों में है जहां पर फ्री का वादा किया गया है, लेकिन उन्हीं के नेता, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। समझता हूं कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी खबर जिसमें गुहार लगाई जा रही है जान बचाने की। शहजादी गुहार लगा रही है, शहजादी फंस गई है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी खान, जो पहली बार पिछले साल सितंबर में सुर्खियों में आई थी, उसे दर्शकों फांसी की सजा दे दी। कहां पर दे दी? यूएई में। वहां की कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा का आदेश सुना दिया, लेकिन इसके बाद परिवार वालों ने उसकी सजा रुकवाने के लिए जद्दोजहद शुरू की। अब शहजादी की फांसी की सजा पर रोक लग गई है और अभी शहजादी जिंदा है, अभी फांसी नहीं हुई है। लेकिन शहजादी खान का मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है दर्शकों। दूसरी तरफ क्या है, यूएई कोर्ट भी पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रही है। इधर दिल्ली में सुनवाई होने वाली है दर्शकों। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि पूरी तैयारी की जा रही है। दुबई की शहजादी की सुनवाई पर अब क्या तैयारी है वो भी आपको बता देता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट यह मामला पहुंच गया है, जैसा मैंने आपको कहा, और दिल्ली हाईकोर्ट में शहजादी के पिता ने याचिका दाखिल की है। याचिका में विदेश मंत्रालय से दखल देने की मांग की। विदेश मंत्रालय के दखल से कानूनी स्थिति का पता लगेगा। 3 मार्च को यानी कि कल दिल्ली हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। अब आप सोचिए दर्शकों, एक तरफ शहजादी फंसी हुई है, उसके परिवार वाले चाहते हैं उसकी जान बच जाए, तो कैसे बचेगी ये सवाल है दर्शकों। और फंसी कैसे थी? शहजादी का चेहरा बचपन में जल गया था, वो चेहरे का अच्छा इलाज करवाना चाहती थी, तो एक एनजीओ के साथ जुड़ गई। फेसबुक पर आगरा के उजैर से उसकी दोस्ती हो गई। उजैर ने शहजादी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और वो चेहरे के इलाज कराने के बहाने शहजादी को कहां ले गया दर्शकों? आगरा चली जाती है पहले शहजादी। उजैर ने शहजादी को वहां 1.5 लाख में बेच दिया। शहजादी को खरीदने वाले फैज नदिया उसे कहां ले गए? दुबई। फैज नदिया ने शहजादी को घरेलू नौकर की तरह रखा और दोनों ने शहजादी को बुरी तरह टॉर्चर किया। एक दिन नदिया के बच्चे की देखभाल करते करते बच्चे की बीमारी की वजह से मौत हो गई, तो फैज और नदिया शहजादी को बच्चे की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं और यही आरोप लगाते हुए शहजादी को दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब देखना होगा सुनवाई के बाद क्या होता है शहजादी के साथ। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रीम इतना ही। कैप्चर किया जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पर।